सो गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। जैसे आपने देखा था पुराने लेक्चर में कि हमने ये वाला मोड यूज़ किया था, क्योंकि आप सबको पता है कि डायग्राम्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स थे, जिसकी वजह से अपन 2-3 क्लासेस ये वाली मोड लेना पड़ रही हैं अपन को। उसका रीज़न ये है कि आपको बहुत अच्छी तरह मतलब जैसे आपके अंदर आ जाए कि हाँ, आंख बंद करके हमें समझ में आ जाए कि हमें कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है, क्या हमारा सेल है, कहाँ पर हमारे एटम्स हैं, ये सब हमें मालूम हो जाए। तो जैसे पिछली क्लास में जैसे आपको याद होगा कि अपन ने जो लिया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। इसके लिए आई थिंक यू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर। प्रिमिटिव यूनिट सेल था जिसके कॉर्नर्स पे एटम्स होते थे। फिर हमने सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा था। सेंटर्ड यूनिट सेल वो होती है जिसके कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं एटम्स, साथ में उसके हर फेस के सेंटर पे भी एटम्स होते हैं। तो इस तरह से ये अपन ने प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 पढ़ी थी। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल थी, उसमें फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल थी जिसके बॉडी के बीच में एक था और कॉर्नर्स पे था, और फिर हमने एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा था। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा था कि कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स होते ही होते हैं, साथ में किसी भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे पार्टिकल। ये सब हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा था कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो आपको पूरे डायग्राम बताए गए थे कि आपके पास टोटल 8 यूनिट सेल होती हैं एक उसमें लेटिस में। तो एक कॉर्नर के जो यूनिट सेल के जो कॉर्नर होता है उस पर जो एटम बैठा होता है वो 8 यूनिट सेल में शेयरिंग होती है उसकी। तो अपने जो यूनिट सेल होता है उसका खुद का, उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है कितना, 1/8 ओनली टू इट्स ऑन यूनिट सेल। ऐसे ही जो फेस पे बैठा होता है एटम, वो एक फेस से दूसरे यूनिट से जुड़ा होता है। जैसे मैंने बताया था कि एक घर और दूसरा घर, उसके बीच की दीवार जो है वो फेस है, तो वो दोनों में आधा बटेगी। द एटम विच इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट कितना, हाफ टू इट्स ऑन यूनिट सेल। देन वी हैव टेकन बॉडी वाला। बॉडी पे जो एटम है वो फुल्ली अपने घर के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये पूरा आपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज की जो क्लास है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट उसमें रिक्वायर्ड है। उसमें हम आज पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो पुराना जो अपन ने था वो पूरा रिवाइज कर चुके हैं आप, आपने अच्छी तरह देख भी लिया है पुराना वाला जो रिवीजन था आपका। अब आप जो अभी पढ़ेंगे वो अपन देख रहे हैं। पुराने का अगर आपको डायग्राम देखना है जो पिछली क्लास में पढ़े थे तो ये आपके सामने है डायग्राम। तो ये आपका फेस सेंटर्ड वाला था, ये आपका Z जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं जिसे अपन कहते हैं। तो प्रिमिटिव यानी जिसमें कॉर्नर्स पे होते हैं खाली, उसके लिए Z1 था। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए अपन ने Z4 निकाला था, क्योंकि पार्टिकल जो कॉर्नर्स पे हैं वो 1/8 करते हैं और 8 पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे, वो इंटू 1/8। फेसेस आपके पास 6 हैं और एक का कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो इस तरह से 4 आया था। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का आपको बताया गया था कि कॉर्नर्स पे तो पूरे ही 8 इंटू 1/8 है, पर जो बॉडी के अंदर जो बैठा है वो पूरा कंट्रीब्यूट करेगा 1, तो इस तरह से 2 आया था। ऐसे ही एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो है आपका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में भी कॉर्नर वाला 8 इंटू 1/8 1 करेगा, और फेसेस किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे जो पार्टिकल्स हैं 2 इंटू हाफ करके 1, तो इसलिए टोटल 2 आएगा। तो ये पूरा आपका हो गया। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब जो आज हमारा क्लास का जो मेन टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो अब आप हेडिंग डालेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, आपकी हेडिंग डलेगी। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे अपना घर है, पहले अपना घर बनता है तो एक दीवार उठती है ना, फिर उसके बाद दूसरी दीवार उठती है, फिर धीरे धीरे कर करके अपना 3D में आता है। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि हाउ द पार्टिकल्स या एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड हैं और हमें स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, द पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर क्लोज पैक्ड। क्लोज पैक्ड मतलब पास पास। जैसे अपन जब सामान कहीं बाहर जा रहे हैं और सामान जमाते हैं तो अपन पूरी चीज़ों को पास पास रखते हैं, क्लोजली पैक्ड। तो ऐसे ही पार्टिकल सॉलिड में आर क्लोज पैक्ड लीविंग मिनिमम वैकेंट स्पेसेस, मतलब ऐसा क्लोज पैक होते हैं कि खाली जगहें कम से कम हों। कोई भी अच्छा जो क्रिस्टल लेटिस होता है या अच्छी पैकिंग होती है, सिंपल पैकिंग जो अपन बाहर जाते वक्त यूज़ करते हैं, वही वाली बात चल रही है कि कोई भी अच्छी पैकिंग में खाली जगहें कम होती हैं। अपन कोशिश करते हैं कि हर खाली जगह में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ फिट कर दें। तो इस तरह से पार्टिकल भी जब किसी अच्छे सॉलिड में पैकिंग होती है तो वो पैकिंग अच्छी होती है जिसमें मिनिमम वैकेंट स्पेसेस हों। तो अब ये लाइन लिखेंगे आप लोग सब, क्लोज पैक स्ट्रक्चर के नीचे लिखेंगे, दी पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर क्लोज पैक्ड लीविंग मिनिमम
vacant space. Again I'll repeat, the particles in the solid are close packed leaving minimum vacant space. तो पार्टिकल जो सॉलिड में है वो क्लोजली पैक्ड है और मिनिमम वैकेंट स्पेसेस वो बीच में रहते हैं उनके अंदर. अब जब अपन जैसे घर बनाते हैं, जैसे आप सब जानते हो जब घर बनता है तो घर के अंदर पहले दिन घर में जो काम होगा उसमें मान के चलो एक ही दीवार बन पाएगी. तो इस तरह से जब 3D में अपना जो स्ट्रक्चर है, लैटिस है, जो क्रिस्टल लैटिस जो उसका घर है क्रिस्टल का, वो 3D में होगा. हर इंसान का घर 3D में होता है. लेकिन 3D के अंदर पैकिंग अपन जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट 3D में नहीं आ सकते आप. पहले आप क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में पढ़ोगे, फिर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में पढ़ोगे, फिर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में पढ़ोगे. ये अपना पूरा क्लोज पैकिंग इस तरह से खत्म होगी. तो सबसे पहले अपन ए लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे ए, क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन. ये आप लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. तो 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होगी पहले समझ लें अच्छी तरह, फिर अपन लिखेंगे. देखिए ये जो मैंने ये जो सर्किल बनाए हैं ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स, है ना. कोई भी पार्टिकल को अपन स्फेयर मानते हैं, हार्ड स्फेयर्स होती हैं ये. तो ये हमारे पार्टिकल्स हैं. ये एक रो में अरेंज होंगे, पूरे एक रो में रहेंगे. 1 डायमेंशन है तो पूरे एक सीधी लाइन में अपन ने, जैसे मैं इनको ऐसे भी समझा सकती हूँ, हार्ड स्फेयर. ये संतरे, आजकल सर्दियाँ हैं, आप सबको पता है कि संतरे बड़े अच्छे मार्केट में आ रहे हैं. आप मान के चलिए कि आपने ये संतरों को ऐसे पास पास रख दिया. जैसे मान के चलिए हमने 7 ऑरेंजेस को साथ रखा. अब अगर हम बीच वाला कोई सा भी ऑरेंज देख रहे हैं तो उसके आसपास 1 डायमेंशन में 2 ही ऑरेंजेस होंगे, यानी 2 ही स्फेयर्स होंगी. जो आसपास में होते हैं, जैसे बीच में एक स्फेयर है उसके आसपास 2 जो होते हैं, तो जो उन्हें कहते हैं नियरेस्ट नेबर्स. बिल्कुल अटैच वाले, चिपके बना. नेबर तो बहुत होते हैं अपने घर के जो बिल्कुल जस्ट चिपका हुआ वाला घर, उसे कहते हैं नियरेस्ट नेबर. तो ऐसी स्फेयर्स के जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं वो देते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई आपसे पूछे तो वो इक्वल टू नियरेस्ट नेबर्स होता है. तो यहाँ पर देखो एक स्फेयर के आसपास कितने हैं, 2. तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो है 2. कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 2 है, दैट इज इक्वल टू नियरेस्ट नेबर्स. तो अब हम जरा सा पहले समझा दिया, अब हम पूरा पढ़ भी दें, फिर आप लोग लिखिएगा और पढ़िएगा. तो अब जैसे क्या कह रहे हैं अपन, इसमें पॉइंट्स क्या दिए हैं मैंने, देखो. द स्फेयर्स आर अरेंज इन अ रो, ये रो में अरेंज है. एंड टच्ड ईच अदर, एक से एक टच हो रही है, बिल्कुल चिपकी हुई है, टच्ड. ईच स्फेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 2 अदर स्फेयर, एक स्फेयर के कॉन्टेक्ट में 2 अदर स्फेयर्स हैं. नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट जो बिल्कुल नियरेस्ट नेबर हैं, पड़ोसी चिपके, इज कोऑर्डिनेशन नंबर. सो इन 1D क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2. तो ये पूरा आपको मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा. अब आप लोग सबसे पहले स्फेयर्स बना लें अपनी कॉपी में, जैसे जितनी चाहो. तो एंड नहीं है उनका कोई, अपन ने जैसे 7 बना दी तो आप भी चाहो तो 7 बना लो फॉर एग्जाम्पल. 7 स्फेयर्स बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कोई सी भी एक बीच स्फेयर में कोई सा एक पेन से ऐसे स्टार लगा लो और उसके आसपास वाली को 2 ऐसे सर्कल से मतलब बना दो, ताकि बता दूं मैं नियरेस्ट नेबर की वजह से ही बात कर रहा है. ठीक है, अब ये डायग्राम आपने बना लिया होगा. अब आप पहला पॉइंट लिखेंगे इस पैकिंग का, लिखते जाएं जल्दी से. दी स्फेयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो, ये रो है पूरी. दी स्फेयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो एंड टच्ड ईच अदर. ठीक है, तो स्फेयर्स जो है एक रो में अरेंज है और टच ईच अदर, ये हो गया. तो पहला पॉइंट, दी स्फेयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो एंड टच्ड ईच अदर. सेकेंड पॉइंट है हमारा, ईच स्फेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 2 अदर स्फेयर्स. हर स्फेयर किसके कॉन्टेक्ट में है, 2 अदर स्फेयर्स के. तो ईच स्फेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 2 अदर स्फेयर्स. थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इज कोऑर्डिनेशन नंबर. मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर को हमसे पूछे कि क्या होता है, तो होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर. तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज कोऑर्डिनेशन नंबर. सो इन 1D क्लोज पैक्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2. तो ये पूरा आप लिख लें जल्दी से. क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन, पूरा डायग्राम बना लें इस तरह से, ऐसा स्टार लगा के बना दें. ये 2 नियरेस्ट नेबर हैं आपके, और इस तरह से ये 3 पॉइंट जल्दी से लिख लें. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू फिनिश दिस. So the spheres are arranged in a row and touch each other. Each sphere is in contact with 2 other spheres. The coordination number और nearest neighbor equal to 2. ये आपका पूरा यहाँ तक हो गया है.
अब हम जैसे हमने बताया कि जब घर बनता है तो घर पहले 1 डायमेंशन में होता है, फिर घर 2D में होता है, फिर घर 3D में आता है, तो 1D का अपना हो गया। अब हम आ रहे हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा आएगा, ये लिखे आप सेकंड, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन पूरा लिख लो, मैंने 2D करके लिखा है, आप पूरा लिख सकते हो। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो है उसमें आपके पास 2 तरह की होती हैं। पहला उसमें ए और बी अपन दोनों पढ़ेंगे। पहले आप ए लिखेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बी अभी रहने दो, बी बाद में लिखेंगे, अपन पहले ये वाला पढ़ा दें पूरा, फिर बी पढ़ाएंगे। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का 2 है ये, क्योंकि ये बल्कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन जो था आपका ये ए था, तो इसको क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को, या इसको फिर आप 1 कर दो, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन को 1 कर देते हैं अपन, इसे 1 कर दो तो ये 2 हो गया। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स। नाउ राइट द ए साइड हेडिंग आफ्टर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, राइट स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब यहाँ पर वही वाला ये वाला मोड अपन ने लिया था ताकि अपन डायग्रामेटिकली समझा दें, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी इसे, आप बहुत अच्छी तरह देखिएगा, फिर अपन लिखेंगे बाद में। मैं इसको बड़ा भी करूंगी अभी थोड़ा, ताकि आपको अच्छी तरह दिखे ये, और आपको डिपेक्ट हो जाएगा अपन कर क्या रहा है। और बड़ा करते हैं अपन इसको, देखो ये वाला, ये डायग्राम है आपका, आप ध्यान से देखते जाना, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ दिखेगा, अभी समझेंगे, ध्यान से देखना। ये जो आपकी स्फेयर्स हैं, ये फर्स्ट रो की स्फेयर्स हैं, फर्स्ट रो, ये पूरा एक लेयर है, जैसे ना ये लेयर है, बट ये संतरे अपन ने सपोज 8 ऑरेंजेस बिछा दिए ज़मीन पे, ठीक है। ये जैसे कॉपी है, ये मान के चलो मेरे पास ये ऐसा, ये मेरे पास एक कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे इस पर मैंने संतरे रख दिए, कितने संतरे रख दिए 8, इसके ऊपर नहीं रख रहे अपन, इसी के पास अपने चिपका दिए, फिर इसी के मतलब जैसे ये 8 जमा थे ना, बिल्कुल उसी जैसे 8 जमा दिए, सेम साइज के ले लिए, या अपन ने कोई स्मॉल बॉल्स ले ली, उसी जैसी अपन ने जमा दी, बिल्कुल एक जैसी जमी हुई है, मतलब एक ही लेयर में, ऐसे ऊपर नहीं, एक ही लेयर में जमी है, लेकिन बिल्कुल एक जैसी। तो वर्टिकली भी सेम आ रही है और हॉरिजॉन्टली भी सेम आ रही है। ये मतलब मैं डिपेक्ट करना बताना चाह रही थी आपको, कि अब आप अगर इस डायग्राम में भी देखेंगे तो अब ये बात आपको बहुत अच्छी तरह दिख रही होगी कि ये जो लेयर्स हैं, इससे जो चिपकी हुई लेयर्स हैं, देखो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रही हैं, कहीं पर भी ऐसी जिगजैग मोशन में या स्टैगर्ड मैनर में नहीं आ रही हैं, ऐसी ये 3 वाली देखो सब एक के बाद एक आ रही हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो एक रो में जो स्फेयर्स हैं और जो दूसरी रो की स्फेयर्स हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड हो रही है एक के ऊपर एक। तो इसलिए अगर इसको अपन इस रो को ए नाम दिया, तो इसको भी ए देंगे, थर्ड को भी, मतलब पूरी रोज एक जैसी हैं, तो सारी रोज का एक जैसा टाइप है, इसलिए इसको कहा जाता है ए टाइप। मतलब ऑल दी रोज आर ऑफ सेम टाइप। तो ये हो गया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक और दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ये वाली स्फेयर इन्होंने ली हुई है, कोई सी भी ले सकते हो, तो जैसे ये वाली स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर है, इसके आसपास जो बिल्कुल जस्ट इससे अटैच हैं, जो टच कर रहे हैं इसे, ये देखो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, अलग पेन ले लेते हैं अपन ताकि अपन को दिखता रहे। एक अपन की ये स्फेयर टच कर रही है, दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। एक जो जस्ट इससे चिपकी हुई है अटैच, ये स्फेयर, एक जस्ट जो इससे अटैच है वो ये स्फेयर, और एक जस्ट जो इससे अटैच है वो ये स्फेयर। तो इस वाली पैकिंग में जिसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जैसे कहते हो तुम, इसके अंदर एक स्फेयर के आसपास 4 स्फेयर जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी इसमें जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो 4 हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। ठीक है, ये बात समझ आई। और उसके बाद इसमें एक चीज और समझ आएगी कि अगर आप इन 4 स्फेयर्स को जोड़ दो, ये जो 4 स्फेयर्स हैं इनको अगर आप जोड़ दो तो आपको एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो स्क्वायर आपका बनेगा इन 4 स्फेयर्स को जोड़ने के बाद, इसलिए इसको कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D 2 डायमेंशन। तो बिकॉज ऑफ दीज डायग्राम वी आर टेकिंग दिस मोड दैट यू बी एबल टू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है सबको? एक चीज और इसके अंदर अगर चाहो तो, वैसे मेंशन नहीं है किताब में, बट मैं ऐसे मेंशन करवाना चाह रही थी कि अच्छा है आपको दिखेगा। जैसे अगर आप ये गौर से देखो, ये जो आपको खाली जगह मिल रही है वॉइड, अगर इस वॉइड कोई सा भी एक वॉइड लो और उसको आप ऐसे ऐसा करके देखो, तो ये जो वॉइड है ये भी स्क्वायर शेप का वॉइड भी है, बट ये जरूरी नहीं है, मतलब बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं बता रही थी ये बात आपको। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, चलिए अपन देखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। 1 डायमेंशन में तो रोज
संतरे या बॉल्स एक जगह ऐसी जमा है, बस ये जमा हो गई, तो एक रो है, उसके आसपास किसी भी स्फीयर के 2 नियरेस्ट नेबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 आ गया। अब जब 2D क्लोज पैकिंग में आ रहे हैं तो 2D क्लोज पैकिंग 2 तरह की होती है। पहली जो आपने पढ़ी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसमें मैंने ये संतरे जमाए उसी जैसे, बिल्कुल उसी जैसे, उसी लाइन में, इस तरह से मैंने एक लेयर बना ली है, पूरा मेरा हाथ है, इसमें संतरे जमा है, और वो संतरे वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी स्फीयर जो है हर रो की एक जैसी आ रही है। इस क्लोज पैकिंग में जब एक संतरा हमने उठाया तो उसके आसपास जो बिल्कुल जस्ट उससे अटैच थी स्फीयर वो 4 थी, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर 4 है। और अगर इन 4 स्फीयर्स को आप जोड़ोगे एक साथ तो आपको एक बढ़िया स्क्वायर मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस द पैकिंग इज गिवन बाय द नेम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो ये पूरा हो गया। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। अब डायग्राम आप चाहो तो बाद में बुक से अपनी कॉपी में जगह छोड़ सकते हो, आप डायग्राम की बुक से एनसीईआरटी या किसी भी रिफ्रेशर से डायग्राम चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो अपनी कॉपी में। बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बना भी लो तो बुराई नहीं है, अच्छी बात है। अगर आता है तो कोई बुराई नहीं है, आप बना सकते हो। नहीं भी बनाओगे तो नंबर मुझे नहीं लगता कि कटेगा। तो ये आपका मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन हो गया। अब अपन इसमें लिखते हैं जो हमें लिखना है वो हम लिखते हैं इसके अंदर। तो अब हमारा यहाँ से अपन आ जाएंगे अब वापस अपनी जगह पे, पूरा पढ़ा चुके हैं अपन। अब देखो ये मैंने ए लिखा है, अभी आपको सिर्फ ऐसे इंटरेस्ट है, अभी बी छोड़ दो आप, अभी सिर्फ आपको इससे इंटरेस्ट है। तो ये ए जो है मेरा मतलब ये क्या था, स्क्वायर क्लोज पैक इन 1 डायमेंशन, सॉरी इन 2 डायमेंशन का। तो यहाँ लिख ही लेते हैं, ए है हमारा, हम क्या पढ़ना है स्क्वायर, वो तो आपने लिखा हुआ है, यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख रही हूँ क्योंकि अपन उसके बारे में लिखवा रहे थे। क्लोज पैक्ड काय में 2 डायमेंशन में, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट मैं पढ़ देती हूँ फिर आप लिख लेना। हियर द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबव द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, मीन्स द स्फीयर्स ऑफ द 2 rows आर अलाइंड, जमी हुई, अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। अब लिखें आप सब लोग ये पहला पॉइंट, आई विल डिक्टेट अगेन। हियर द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड रो, आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा डल टॉपिक कहा जाता है, अगर ये समझ नहीं आए तो कभी आज तक आप किताब से खुद नहीं समझ सकते। इसलिए अगर जरा भी डाउट हो तो फिर से वीडियो को रिविजिट कर लेना, और उसके बाद भी डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी डाउट। तो हियर द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड रो, स्फीयर्स ऑफ द सेकंड रो आर exactly above the spheres of first row, are exactly above the spheres of first row, ठीक है। means the spheres of the 2 rows are aligned horizontally as well as vertically. The spheres of the 2 rows are aligned horizontally as well as vertically. तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे, वो भी पढ़ा हुआ है पूरा हमारा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखो क्या लिखा है, ऑल दी रोज आर ऑफ सेम टाइप। अभी मैंने बताया सब एक जैसी हैं बिल्कुल, जब तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन है, तो सारी रोज एक सेम टाइप की और इसे कहते हैं ए टाइप। तो सेकंड आएगा ऑल दी रोज आर of same type, all the rows are of same type, hence it is called AA type, hence it is called AA type। तो सारी रोज एक ही जैसी हैं। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपका हो गया। अब आ जाइए आप थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, वो जो समझाया था कि हर ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 4 अदर स्फीयर्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 4। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लोग, हियर ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 अदर स्फीयर्स, ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 अदर स्फीयर्स, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। अब हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे। ये वही वाला पॉइंट है लास्ट पॉइंट, जब चारों स्फीयर्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपका बढ़िया एक स्क्वायर फॉर्म होगा आपको। इसीलिए इस पैकिंग का नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो फोर्थ है, व्हेन दीज 4 स्फीयर्स
are joined together, then a square is formed. So the packing is called square close packing in 2 dimension. Packing is called square close packing in 2 dimension. तो इस तरह से ये चारों पॉइंट आपको मैं 1 मिनट के लिए मतलब रखे हुए हैं सामने आपके, ताकि अगर कुछ छूट गया है तो आप फटाफट उसको लिख लें। तो जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा, पहले हमने क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन पढ़ा, फिर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन 2 तरह की है, उसमें से ए हमारा हो गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम आ रहे हैं कहां पर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन पे। तो अब आपका हेडिंग डलेगा, ये ए हो गया आपका। अब आप बी डालिए प्लीज अपनी कॉपी में, आफ्टर ऑल द 4 पॉइंट्स के बाद ये वाली हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग है ये, बी, मतलब सेकेंड वाले का ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का। दूसरा तरीका है जिससे जो 2D में ऐसे भी जम सकते हैं, जैसे घर अलग अलग तरीकों के बनते हैं, तो ये वाली भी एक पैकिंग देखी गई है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पूरा हेडिंग डाल लो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब ध्यान से समझिए, यहां पर मैं जरा सा आपको समझा दूं, फिर अपन डायग्राम से भी पूरा समझाएंगे आपको। अभी यहां पर क्या है, जैसे मान के चलिए मेरे पास 8 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। अब जो मैं सेकेंड रो ला रही हूँ ना, जो सेकेंड रो है उसमें 8 के जस्ट अलाइन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 8 नहीं आएंगे, बल्कि हर दोनों के, मतलब जो सेकेंड रो है उसमें हर 2 ऑरेंजेस के जो बीच में जगह होती है वहां पर एक ऑरेंज आएगा। इस तरह से हर 2 के बीच में एक ऑरेंज आएगा। मतलब उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन ये कहेंगे कि सेकेंड रो के जो स्फेयर्स हैं आर अरेंज इन डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो स्फेयर्स, ये कहा जाएगा। मतलब स्टैगर्ड मैनर में, जिगजैग मोशन में, एक जैसे बिल्कुल नहीं। तो ये चीज मैं आपको डिपेक्ट करके अभी पहले डायग्राम में पूरा समझा देती हूँ, फिर अपन लिखेंगे बाद में, जैसे अपना हमेशा अपन पहले समझाते हैं फिर लिखते हैं। तो आप इसको जरा सा बड़ा कर लेंगे अपन, और इसको बड़ा करके फिर अपन देखने वाले हैं। जैसे अभी अपन ने स्क्वायर क्लोज पैक देखा, ऐसे अब हम आपको ये बढ़िया डायग्राम दिखाने वाले हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक। और जरा सा बड़ा कर लो ताकि और बहुत बड़ा दिखे आपको, और आपको बहुत बढ़िया समझ में आए। देखिए अब ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, बी वाला क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल वाली। देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत इस तरह समझ में आएगा। जो मैंने अभी बताया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 ऑरेंजेस हैं, ये फर्स्ट रो में अरेंज हैं 8। अब जो आपका सेकेंड रो आ रहा है, ध्यान से देखिए, उसके जो सेकेंड रो के जो 8 ऑरेंजेस हैं ये जिगजैग मोशन में, देखो यूं फिर यूं आई, एक के ऊपर अलाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली नहीं है, बल्कि जो मैंने अभी बताया, जैसे फर्स्ट रो के ये 2 हैं आपके पास, ये 2 स्फेयर, इन दोनों के बीच में इनके डिप्रेशन, से डिप्रेशन कहते हैं, इसके डिप्रेशन में सेकेंड रो के जो स्फेयर्स हैं हर 2 के बीच में, ये 2 इसके बीच में है, ये 2 इसके बीच में, ये तो इस तरह से सेकेंड रो स्फेयर्स, मतलब साइंटिफिकली लिखने के लिए कुछ पता होना चाहिए ना, तो सेकेंड रो स्फेयर्स आर अरेंज in the depression of first row spheres in such a way, in staggered manner or in zigzag way that on each 2 spheres in the depression of spheres of first row the second ray spheres are arranged। तो ये हो गया पहला पॉइंट। कितना बढ़िया हुआ, ये समझ में आ गया। अब इससे क्या समझ में आया, ये सेकेंड रो का है। जो थर्ड रो आपका आएगा, ध्यान रखिए, वो बिल्कुल फर्स्ट जैसा दिख रहा है। देखो ये बिल्कुल वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी इसी जैसा है, तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसा। अब जब फोर्थ लेयर पे आओगे, फोर्थ रो पे, तो फोर्थ रो देखो बिल्कुल सेकंड जैसा, तो ये जिगजैग मोशन में है। तो यहाँ पर जो टाइप होगा, जब हाँ ए टाइप था, यहाँ जो टाइप होगा बेटा वो होगा ए बी टाइप, मतलब ए बी अलग, फिर थर्ड फर्स्ट जैसा, फिर फोर्थ सेकंड जैसा। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड एक जैसे, सेकेंड एंड फोर्थ एक जैसे, एंड सो ऑन, और फिर चलता जाएगा। सो ये वाली पैकिंग का नाम है ए बी टाइप, ये समझ आ गया हमें। उसके अलावा ये भी समझ में आ गया कि स्टैगर्ड मैनर में है, द सेकेंड रो स्फेयर्स आर इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो स्फेयर, ये भी समझ में आया। अब हमें क्या समझना है, नेक्स्ट पॉइंट हमें जो समझना है वो ये समझना है कि अगर आप कोई सी भी स्फेयर ले रहे हैं, जैसे बीच में आपने एक स्फेयर ले ली, इसके जो जस्ट
बिल्कुल अटैच हैं इससे, जो नियरेस्ट नेबर जिन्हें कहा जाता है, जो जस्ट इससे चिपके हुए हैं, वो एक ये है, एक ये स्फेयर है, एक ये स्फेयर है, एक ये स्फेयर है, और एक आपकी ये स्फेयर है, और एक आपकी ये स्फेयर है। तो ये 6 स्फेयर्स, इस बीच वाली स्फेयर से ये 6 स्फेयर्स जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका नाम है, क्या नाम दिया गया है, या कोऑर्डिनेशन नंबर पहले पढ़ लो, नियरेस्ट नेबर इसमें या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि 6 स्फेयर्स अटैच हो रही हैं, टच कर रही हैं बीच वाली को। और अगर ये 6 स्फेयर के वहां जो जोड़ोगे आप, ये पूरों को जोड़ दो आप, जैसे ये स्फेयर्स को आप ये जोड़ दो आप ऐसे करके, तो जब आप जोड़ दोगे इनको, इन स्फेयर्स को, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एक हेक्सागोन दिख रहा है। तो इसलिए इस पैकिंग का नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यहां तक समझ गए, ए बी टाइप समझ गए, किस तरह से सेकेंड रो की स्फेयर्स अरेंज है वो समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट नेबर 6 क्यों कहते हैं ये भी अपन समझ गए। अब हमें समझना है कि हेक्सागोन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप 6 स्फेयर्स को जोड़ोगे तो आपको एक बढ़िया हेक्सागोन बन जाएगा। ये सब हम समझ गए। अब लास्ट चीज जो हमें समझना है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलग पेन लेते हैं अपन समझाने के लिए। ध्यान से देखिए आप, ये जो आपको 3 स्फेयर्स दिख रही हैं, ये जो भी स्फेयर्स हैं, इनके बीच में खाली जगहें दिख रही हैं, है ना। अगर मैं इन खाली जगहों को बना के बताती हूँ आपको, 1 मिनट, ऐसी बनी है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्राइंगुलर वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। Whenever anybody asks you what is the meaning of void, तो always remember void mean vacant space। तो यहां पर क्या देखा गया इस वाली पैकिंग में, कि जो मतलब वहां वाली पैकिंग में स्क्वायर क्लोज में तो नहीं मेंशन किया है बुक में, बट इस वाली पैकिंग में मेंशन किया है कि जो void है वो ट्राइंगुलर इन शेप है, और वो ट्राइंगुलर void कहा जाता है। अब आप जैसे जानते हो ये ट्राइंगल है, इसके इस चीज को एपेक्स कहते हैं, ये जैसे ट्राइंगल है इस चीज को एपेक्स कहते हैं। तो क्या इसमें एक स्पेशल फीचर देखा गया कि एक रो की जो स्फेयर्स हैं उनमें जो ट्राइंगल का एपेक्स है वो डाउनवर्ड है, और जो दूसरी रो की स्फेयर्स हैं उनमें जो ट्राइंगल का एपेक्स है वो अपवर्ड है। तो मतलब इन वन रो द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज डाउनवर्ड, इन द अदर रो द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज अपवर्ड। ये पूरी आपकी पैकिंग हो गई, और ये बहुत ही इंप्रेसिव वे में समझाया गया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है मेरे साथ उसको डाउट हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जा रहा है, तो यकीनन आपको उसको बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब करना है। चलिए अब हम लिखेंगे साथ साथ अपन लोग, वी विल राइट टुगेदर ये वाली पैकिंग के बारे में। आपने सबने हेडिंग तो डाली ली है आप लोगों ने, अब आप उसको लिखेंगे अपन। नाउ ये हमारा ए था, स्क्वायर क्लोज पैक इन 2D। अब हम बी लिख रहे हैं, बी के वहां हमने लिखा हुआ है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2D। ठीक है, तो ये आपका, अब मतलब आपने तो ऑलरेडी हेडिंग डाली हुई है, वो तो मैंने इसलिए डाली क्योंकि इस साइड मेरा पेज था। अब पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसके अंदर, वही जो अपन ने समझा है, हेयर द सेकेंड रो स्फेयर्स, हेयर द सेकेंड रो स्फेयर्स आर अबव द फर्स्ट रो स्फेयर्स इन स्टैगर्ड मैनर। इसको ऊपर गहरा गहरा लाइन करो या अलग पेन से लिखो। स्टैगर्ड को कहते हैं जिगजैग यानी। तो हेयर द सेकेंड रो स्फेयर्स आर above the first row spheres in staggered manner, zigzag motion, in such a way that the spheres of second row are in the depression of the first row sphere। यानी ये डिप्रेशन मतलब वही, ये फर्स्ट रो की स्फेयर हैगा, तो इसके बीच के जो डिप्रेशन है इसमें ये दोनों जैसे फर्स्ट रो की स्फेयर है, अगर तो ये वाली जो स्फेयर है वो काय की है, सेकेंड रो। सो अगेन आई रिपीट एंड आप कंटिन्यू करो लिखना अगर छूटा है तो। हेयर द सेकेंड रो स्फेयर्स आर अबव द फर्स्ट रो स्फेयर्स इन स्टैगर्ड मैनर इन सच अ वे
that the spheres of second row are in the depression of the first row spheres. समझ गए? अब अपन आ रहे हैं सेकंड पॉइंट पे. क्या सेकंड पॉइंट कह रहा है, इस पे अपन पहले लिख लें कि सेकंड पॉइंट हम आ गए हैं. सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि अगर अरेंजमेंट फर्स्ट रो की ए मान रहे हैं तो सेकंड रो की जो अरेंजमेंट है स्फेयर की वो बी होंगी, थर्ड फर्स्ट जैसा होएगा ए होएगा, और सेकंड फोर्थ जो है वो सेकंड जैसा होएगा. इसलिए पैकिंग का नाम है ए बी टाइप. तब आप लिखेंगे इफ द अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट रो स्फेयर इक्वल टू ए, if the arrangement of first row spheres equal to A, then the arrangement of second row sphere equal to B, है ना. तो if the arrangement of first row spheres equal to A, then the arrangement of second row spheres equal to B. Third row is like first and fourth is like second. So the type is AB type. ठीक है. So please finish the second point about the arrangement कि फर्स्ट और थर्ड सेम जैसे और सेकंड और फोर्थ एक जैसे. इस तरह से और भी आगे अगर रोज आ रही हैं तो मतलब इसी तरह ऑड नंबर में सेम रहेगा और इवन नंबर वाले सेम रहेंगे. अब आ जाइए आप नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हम समझा चुके हैं अपन ये भी कि दिस पैकिंग इज मोर इफिशियंट देन स्क्वायर. हाँ, ये वाला अपन ने पॉइंट नहीं डिस्कस किया था कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D में वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D से ज़्यादा इफिशियंट है क्योंकि उसमें वैकेंट स्पेसेस कम है, छोटी भी हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल उसमें बड़ा बड़ा स्क्वायर है. तो ये अब अपन लिखेंगे थर्ड. दिस पैकिंग इज मोर इफिशियंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग एज लेस फ्री स्पेस इज देयर. लेस free space is there. So this packing is more efficient than square close packing as less free space is there. ठीक है. अब वही वाली बात जो मतलब ऑलरेडी बताई जा चुकी है आपको. फोर्थ पॉइंट कि each sphere is in contact with 6 other spheres. So the coordination number equal to 6 है ना. तो each sphere is in contact with 6 other spheres, hence coordination number equal to 6. अब आ जाइए आप, दिस इज फिफ्थ पॉइंट ना, ये फोर्थ नहीं, ये फिफ्थ पॉइंट है हमारा. तो ये हमारा सिक्स आ गया. फिफ्थ पॉइंट है आपका वही वाला जो कि जब 6 स्फेयर्स ज्वाइन टुगेदर करेंगी तो हेक्सागोन बनेगा. तो when these six spheres are joined together, then a hexagon is formed. So the packing is called hexagonal close packing, जिसका in 2 dimension इसको अपन सिंबली HCP भी कह सकते हैं. H for hexagonal, C for close and P for packing. So the packing is given by the name hexagonal close packing but in 2 dimension, क्योंकि 3D में भी एक hexagonal close packing अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अब लास्ट वाला पॉइंट वो जो अपन ने समझाया था अबाउट द ट्राइंगुलर वॉइड वाला पॉइंट. तो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन दिस पैकिंग सम वॉइड्स आर देयर. इस पैकिंग में कुछ खाली जगहें हैं विच आर ट्राइंगुलर इन शेप. ये ध्यान रखोगे उनका शेप क्या है, ट्राइंगुलर, और उन्हें कहते क्या है, ट्राइंगुलर वॉइड. टीवी यानी ट्राइंगुलर वॉइड. ठीक है. तो इन दिस पैकिंग, इस पैकिंग में सम वॉइड्स आर देयर विच आर ट्राइंगुलर इन शेप टीवी. दीज ट्राइंगुलर वॉइड्स यानी टीवी आर ऑफ 2 टाइप्स. Means in one row the apex of the triangular pointing upward and in the next row downward. तो ये आप पूरा लिख लें. इस तरह से आपने क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन तो खत्म कर ही लिया था. अब अपन सब ने मिलके क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी अपन मतलब ले चुके हैं, जो कि 2 तरह का होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. दोनों को अपने डिटेल में विद डायग्राम डिपिक्ट जो करवाए थे वो सब समझ गए हैं. लेकिन अब जो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बात आपको बताना चाह रही थी मैं कि जो दुनिया में रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपका घर है, रियल स्ट्रक्चर है कि ये 1D में है, क्या हम एक दीवार बना के रह रहे हैं, या हम 2 दीवारें बना के रह रहे हैं, एक ये और एक ये, या हम 3D में रह रहे हैं. तो जैसे अपन सब 3D में रहते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स का जो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका
पैकिंग 3D वाली इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट 1D की पढ़ ली आपने, 2D की पढ़ ली, अब आप 3D में आ रहे हैं। तब आप हेडिंग डालेंगे, इसको अपन 3 डालेंगे क्योंकि वहां पर आपने उसको 2 डाला था, तो अब आप इसको 3 डालेंगे। दिस इज योर 3, है ना। 3 आप लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें भी 2 हैं, आज अपन सिर्फ 3 डायमेंशन की पहला वाला पढ़ेंगे ए, बी अपन कंप्लीट है, काफी डिटेल में है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन का ए लिखेंगे आप। 3D यानी 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, ठीक है। 3D क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। ये बात समझ आई। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी 3 डायमेंशनल की एक्चुअली क्या है कि जैसे घर बन रहा है। अब स्क्वायर क्लोज पैक आप समझ चुके हैं सब लोग, पूरों को मैंने अभी बताया था, इस डायग्राम से फिर से बता रहे हैं। ये ऑरेंजेस रखे हैं 8, इसी के पास बिल्कुल 8 उसी लाइन में, तो देखा गया जब पूरा, तो वर्टिकली ऐसे भी आ रहा है और हॉरिजॉन्टली भी सेम आ रहा है। यह आपका एक लेयर है स्क्वायर क्लोज पैक का। अब 3 डायमेंशन में बिल्कुल जैसे एक लेयर बना था क्लोज पैक स्ट्रक्चर का, बिल्कुल उसके ऊपर अब चढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर अपन उसी जैसे लेयर बनाते जा रहे हैं। वैसे ही मतलब इस पूरी लाइन में एक जैसे बन जाएंगे संतरे, या जैसे एक अपना रूम है उसमें संतरे भरे हुए हैं पूरे, और एक के बाद एक रोज लगे जा रही हैं, और यहाँ पर भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेम अलाइनमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर देगा ये 3D में देगा। 3D क्लोज पैकिंग होगी कहाँ से, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। और इसका जो टाइप होगा, इसके अंदर भी जो सारे लेयर्स होंगे, रोज नहीं लेयर्स होगा, ए टाइप, तो इस पैकिंग का भी नाम ए टाइप होगा। इसके अंदर जो लेटिस होगा, उस जो इस पैकिंग से स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 3D में जो लेटिस बनेगा, उस लेटिस का नाम है सिंपल क्यूबिक लेटिस। और जो उसकी यूनिट सेल है वो है प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, उसके कॉर्नर्स पे होते हैं। तो ये आपको समझ में आया, लेकिन अब मैं डायग्राम से भी डिपेक्ट करूंगी, अगर उसके समझ में नहीं आता अपन को चीज ये बढ़िया आपके सामने ये डायग्राम है, बट उसको यकीनन अपन को बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। जस्ट अ मिनट वेट, ये आपका डायग्राम आ रहा है, ये आपका डायग्राम आ गया। ये देखिए कितना बढ़िया डायग्राम दिख रहा है। अब ये आप अपनी कॉपी में इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉपी में नहीं बनेगा, ये तो 3D में दिख रहा है स्ट्रक्चर। गौर से देखें, ये पूरा एक लेयर था, नीचे वाला देखो लेयर, ये पूरा 1 रो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसके ऊपर रो के रो आ रहे हैं, तो ये पूरा एक क्या दिख रहा है हमें, सिंपल क्यूबिक दिख रहा है। ये एक सिंपल क्यूबिक लेटिस कहते हैं इसको। और सिंपल क्यूबिक लेटिस का टाइप क्या है, ए टाइप। इसका जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो ये आपका मतलब क्या है, ये क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। कब, जब सेकेंड लेयर जो आपका मतलब जो फर्स्ट लेयर था स्क्वायर क्लोज पैक का, जो फर्स्ट लेयर था जहाँ संतरे जमे थे एक जैसे बिल्कुल वर्टिकली अलाइन और हॉरिजॉन्टली, उसके ऊपर जो संतरे आते जा रहे हैं बिल्कुल एक जैसे, तो ये बन जाएगा मतलब दिस इज 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। तो ये आपका मतलब हो गया पूरा, अच्छी तरह आपने देख भी लिया। बट ये डायग्राम वही मैंने जैसे बताया कि इस डायग्राम को बना नहीं पाओगे आप, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नो नीड टू ड्रॉ इट, सॉरी इसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं वापस, अपन आ रहे हैं अब अपन अपनी जगह पे वापस आ रहे हैं, जहां पर हमने बताया जाएगा आपको इस पैकिंग के बारे में अपन लिखेंगे। देखिए ये आपने थर्ड में क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन लिखा है, उसका सिर्फ ए आज पढ़ना है, बी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो इससे ही, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी आप ये पूरा रिवाइज करेंगे नहीं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो ए है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, पहला पॉइंट पहले सुन ले, वाइल प्लेसिंग द सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, वाइल प्लेसिंग, जब हम प्लेस करेंगे the second, while placing the second square close packed layer
above the first, है ना, while placing the second square close packed layer above the first, the arrangement follow the same trend. क्या मतलब सेम ट्रेंड? जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की अरेंजमेंट थी वही फॉलो हो रही है. मीन्स द सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर स्फेयर्स. सेकेंड लेयर स्फेयर जो है वो जस्ट फर्स्ट लेयर स्फेयर्स के ऊपर है. तो अगेन, while placing the second square close packed layer above the first, the arrangement follow the same trend. Means the second layer spheres are just above the first layer spheres. जल्दी से बना लेंगे, मतलब लिख लें, जल्दी से बनाए नहीं, लिख लें. ठीक है. अब हम आ रहा है सेकंड पॉइंट पे. ये पहला पॉइंट हमारा हो चुका है. अब हम आ रहे हैं सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट कह रहा है वही वाली बात जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कही थी कि सारे जो लेयर्स हैं उनकी स्फेयर जो हैं वो परफेक्टली अलाइंड है, हॉरिजॉन्टली भी एक जैसी और वर्टिकली भी एक जैसी. इसलिए टाइप कौन सा है? ए टाइप. ये सेकंड पॉइंट होगा. मीन्स द स्फेयर्स ऑफ बोथ द लेयर्स means the spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically, so the type is AAA type. ठीक है. तो स्फेयर्स दोनों लेयर्स की परफेक्टली अलाइन है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, हेंस द टाइप इज गिवन बाय द नेम AAA टाइप. सो आई होप ये वाला फिनिश हो गया होगा. थर्ड जो हमारा पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, ये कह रहा है कि ये जो लेटिस बनेगा, यानी जो घर बनेगा जो क्रिस्टल का, ये सिंपल क्यूबिक लेटिस होगा. जैसे अभी आपने डायग्राम देखा है सिंपल क्यूब का, जैसे अपना कैरम का डाइस होता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था वो. तो द लेटिस, इसको लेटिस कहेंगे अपन. थस ऑब्टेन इज सिंपल क्यूबिक लेटिस. और उसका जो घर है, घर का नाम है सिंपल क्यूबिक लेटिस, और उसकी यूनिट सेल है, जो कमरा है उसका, वो कौन सा है? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे अपन क्या कहते हैं? सिंपल भी कहते हैं. और आप सब जानते हो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होती है जिसके पार्टिकल्स ओनली आर प्रेजेंट वेयर? एट दी कॉर्नर्स. तो ये आपका पूरा मतलब थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग में फर्स्ट वाला अपन ने पढ़ा है, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है. आपने देखा भी है यहाँ क्या लिखा है मैंने, ये 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स. ठीक है. तो ये आपका पूरा हो गया. आई होप कि आपने फिनिश कर लिया होगा. एक दफ़ा फटाफट 1 मिनट के अंदर अपन नज़र मार रहे हैं तेज तेज, ताकि अपन रिवाइज कर लें और फिर अपन ख़त्म करेंगे. तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर आज का लेक्चर था. इसमें हमने बताया था कि वो क्रिस्टल सबसे अच्छा होता है जिसके अंदर वैकेंट स्पेसेस कम से कम होती हैं और भरी जगहें ज़्यादा होती हैं. इसमें हमने घर बनेगा तो पहले 1D में घर बनता है, 4, 5, 6 महीने में धीरे धीरे कर करके दीवारें खड़ी होती हैं. तो ऐसे ही स्ट्रक्चर का जब लेटेस्ट पढ़ेंगे तो एक 1D में देखा. 1D में स्फेयर्स एक ही रो में अरेंज हैं. एक स्फेयर के आसपास 2 नियरेस्ट नेबर हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और नियरेस्ट नेबर भी 2 है. फिर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन आया. क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में अपने पास 2 तरह की थी. एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन था, जिसके अंदर एक रो और दूसरा और तीसरे सारे रोज एक जैसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन थे. एक स्फेयर के आसपास 4 स्फेयर्स थी, तो नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर 2D में 4 था. जब उन स्फेयर्स को आपने जोड़ा था तो आपके पास एक स्क्वायर बन गया था, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा था. उसी में फिर 2D में ही एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, जिसके अंदर जो एक रो के स्फेयर थे दूसरे रो से अलग था, स्टैगर्ड मैनर में अरेंज थे. फर्स्ट और थर्ड एक जैसा था, सेकंड और फोर्थ एक जैसा था. इसके अंदर एक स्फेयर के आसपास 6 नियरेस्ट नेबर थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था. और उन 6 स्फेयर्स को जब जोड़ा था तो आपके पास एक हेक्सागोन बन गया था. उसके बाद इनके अंदर एक स्पेशल चीज़ देखी गई थी. जो खाली जगह है वो ट्राइंगुलर इन शेप थे, इसलिए इनको ट्राइंगुलर वॉल्स भी कहते थे, जिनमें एक रो में एपेक्स ट्राइंगल के डाउनवर्ड थे और एक रो में एपेक्स ट्राइंगल के अपवर्ड थे. तो इस तरह से ये पढ़ा. फिर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में अपन ने पहले अभी ए पढ़ा है बस, कि सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट है, मतलब 3D में सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर जो क्लोज पैक का था उसी के ऊपर ऊपर लगता जा रहा है, और इसके अंदर जो लेटिस है वो सिंपल क्यूबिक लेटिस बना गया, और जो सेल है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो यहाँ पर मैं इस कोड से, यानी यहाँ तक अपन ने ख़त्म किया है. अगली क्लास हमारी शुरू होएगी इसी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन का सेकेंड वाला टाइप. डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, बट इसी से रिलेटेड है.
Till that time, I want that you remain healthy and safe. Don't forget to study very much, and don't forget to subscribe the channel, to like the video, and to share it with many of your friends. So this is the code from DSE team and from Dr. Amina, HOD Chemistry. So all the best, my dear children. Bye bye.